नमस्कार सभी दोस्तों को। हमें इसे YouTube चैनल के माध्यम से लगातार वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं। हमने प्लेटो को पढ़ लिया, अरस्तू को पढ़ लिया। अरस्तू के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अरस्तू ने क्या क्या राजनीतिक विचार दिए थे, उनसे संबंधित, उनके राजा संबंधित, राय संबंधित, राज से संबंधित, न्याय से संबंधित वो सारे विचार हमने पढ़े। उससे के बाद में शिक्षा से संबंधित, क्रांति के बारे में विचार, और इससे पिछले वाले वीडियो हमने उन्होंने जो क्रांति के निराकरण के उपाय बताए थे उनके बारे में जाना, सामान्य उपाय, विशेष उपाय। अब उसके बाद आगे आज हम बात करने वाले हैं अरस्तू के बारे में। तो वो अरस्तू का जो आज का अपना टॉपिक है वो है कि अरस्तू ने विश्व को क्या दिया है। जो इतने सारे सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, तो राजनीति विज्ञान ने ये हमने अरस्तू से क्या ग्रहण किया है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अरस्तू की देन में तो मानवीय प्रकृति तथा राज्य के उद्देश्य की विवेचना। कि अरस्तू ने मानवीय प्रकृति और राज्य के उद्देश्य की विवेचना की है। अरस्तू ने उसने कहा है कि जिस प्रकार से उसने लगभग 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, उसके बाद यदि हम उनको पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अरस्तू ने एक स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान की है राज्य के संबंध में। उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। उन्होंने शुरुआत में कहा था कि मनुष्य क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, और जो मनुष्य है, मनुष्य राज्य के बिना नहीं रह सकता। जो मनुष्य है, मनुष्य राज्य के बिना नहीं रह सकता। उसे राज्य की बहुत आवश्यकता है, उसका विकास करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसे अपना जो ग्रस्त होता है उसको बसाने के लिए राज्य की आवश्यकता। राज्य उसके लिए एक साधन है। बिना राज्य रूपी साधन के मनुष्य जो अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य के राजनीतिक प्राणी, और अरस्तू ने कहा भी है कि जो राज्य के बिना नहीं रह सकता, जो राज्य में नहीं रहता, जो राज्य में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि जो राज्य में नहीं रहता है वो या तो पशु है या देवता है। क्योंकि राज्य में कौन रहते हैं? इंसान रहते हैं, मनुष्य रहता है, मानव रहता है। और राज्य में रहते उसे बहुत सारे नियमों का, कानूनों का पालन करना पड़ता है। और जो इन नियमों और कानूनों का पालन नहीं करता है, जो इनको तोड़ता है, वो क्या है? पशु होता है, जानवर होता है। भी जानवर समझता नहीं है, जानवर नहीं जानता क्या नियम होते हैं, क्या कानून होता है। तो इसी तरह से अरस्तू ने कहा है कि जो इस राज्य में नहीं रहता या तो पशु है या फिर वो देवता है, यानी कि बहुत बड़ा है वो फिर देवता है। तो इस तरह से उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ बताई कि मानव प्रकृति तथा राज्य के उद्देश्य की विवेचना उन्होंने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। और इसके साथ ही अरस्तू ने राज्य के उद्देश्य की बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति देते उन्होंने कहा है कि राज्य का उदय जीवन की सुरक्षा के लिए हुआ है तथा श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए इसका अस्तित्व बना है। यानी कि राज्य का जन्म क्यों हुआ है? जो राज्य है, राज्य का जन्म क्यों हुआ है इसके बारे में बताया उन्होंने अरस्तू ने कि राज्य का जन्म क्यों हुआ है, राज्य की आवश्यकता किस लिए है। तो राज्य का जन्म क्यों हुआ है इसके लिए अरस्तू ने कहा कि राज्य का जन्म इसलिए हुआ है कि मनुष्य के श्रेष्ठतम विकास के लिए, मनुष्य के श्रेष्ठतम विकास के लिए इसका जन्म हुआ है, राज्य का जन्म हुआ है। कि मनुष्य राज्य में रहते हुए अपने श्रेष्ठ रूप से विकास कर सके, इसलिए राज्य का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर
जो पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि मानव प्रकृति तथा राज्य के उद्देश्य की विवेचना, यानी कि जो राज्य अरस्तु की देन है, वो पहली देन क्या है कि मानव प्रकृति और राज्य की उद्देश्य, यानी कि उसने पहली चीज़ बताई कि मानव की प्रकृति क्या है, मानव क्या चाहता है, मनुष्य क्या चाहता है, और दूसरी चीज़ बताई कि राज्य क्यों आया है, राज्य का उद्देश्य क्या है। तो ये पहली देन है। दूसरी देन की बात करते हैं अरस्तु की, कि दूसरी चीज़ क्या दी है अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को। तो दूसरी आती है स्वतंत्र और राजसत्ता के बीच उचित संबंध। स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच उचित संबंध। स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच उचित संबंध स्थापित किया है अरस्तु के द्वारा। ठीक है, अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और जब राजनीति विज्ञान के जनक है तो विशेष रूप से उन्होंने राजनीति विज्ञान के लिए कुछ विशेष किया ही होगा। तो उन्होंने दूसरी चीज़ जो राजनीति विज्ञान को दी या हमें दी या पूरे विश्व को दी, तो वह स्वतंत्र और राजसत्ता के बीच उचित संबंध। इसके बारे में कहा है कि राजसत्ता जो होती है, अरस्तु ने राजनीतिक दर्शन में स्वतंत्रता तथा राजसत्ता के बीच उचित संबंध स्थापित करने की राजनीति विज्ञान की एक आधारभूत जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास किया है। अरस्तु से पहले इन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल भी किसी ने जगह नहीं दी अपने विचारकों में, अपने सिद्धांतों में, कि जो स्वतंत्रता होती है और जो राजसत्ता होती है उसके बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए। देखिए, सरकार होती है, आज के रूप में हम समझते हैं सरकार, या प्राचीन रूप में ले लें राजा। तो सरकार या राजा, और इधर होती है प्रजा, और बीच में क्या होती है स्वतंत्रता। तो प्रजा को क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो प्रजा को कितनी स्वतंत्रता मिले, प्रजा को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये पहले जो राजा थे वो डिसाइड नहीं कर पाए। इसके बाद में जब अरस्तु का प्रवेश राजनीति विज्ञान में होता है तो अरस्तु ने फिर डिफाइन किया कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रजा को, जनता को कितनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तो इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच, राजसत्ता मतलब यहाँ पर वही हो जाएगा सरकार, स्वतंत्रता और सरकार के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अरस्तु स्वतंत्रता का अर्थ अपने मनमाने ढंग से नहीं करता है, बल्कि वो इस तरह से करता है कि कानून के पालन में ही स्वतंत्रता छिपी हुई है। अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने कहा है कि कानून के पालन में ही स्वतंत्रता छिपी हुई है, कानून के पालन में ही स्वतंत्रता छिपी हुई है। यानी कि व्यक्ति कानून का पालन करेगा तो स्वतंत्रता अपने आप आ जाएगी, बात बिल्कुल जायज़ है। यानी कि एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का क्या बन जाता है, अधिकार बन जाता है, अधिकार या स्वतंत्रता। एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे व्यक्ति क्या बन जाता है, अधिकार बन जाता है, स्वतंत्रता बन जाती है। और कर्तव्य हमारे राज्य के प्रति अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। जब प्रत्येक नागरिक, राज्य का प्रत्येक व्यक्ति जब कानून का पालन करेगा ना, जब प्रत्येक नागरिक कानून का पालन करेगा ना, तो स्वतंत्रता अपने आप मिल जाएगी। हमें बता रखा है कि भाई हमें कौन सा अपराध करेंगे तो हमें इसकी सज़ा मिलेगी, चोरी करेंगे तो ये सज़ा मिलेगी, यदि हम तोड़ फोड़ करेंगे तो ये सज़ा मिलेगी, हम ट्रेन में टिकट नहीं लेंगे तो हमें ये सज़ा मिलेगी। ये अन्य तरह के बहुत सारी कानून बने हुए हैं। तो वो क्या है कि कानून भी बना रखे, साथ साथ व्यक्ति को कहीं पर घूमने की पाबंदी भी नहीं है, पूरे देश में कहीं पर भी वो घूम सकता है, पूरी स्वतंत्रता प्रदान है। लेकिन उसे स्वतंत्रता का उपयोग हम किसके सहारे करेंगे, कानून के सहारे। तो वही अरस्तु ने कहा कि स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच उचित संबंध होने चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने कानून की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, यानी कि कानून की संप्रभुता। इससे पहले किसी ने भी कानून की संप्रभुता की बात नहीं की। सबसे पहले
कानून की जो संप्रभुता की बात की गई वो किसके द्वारा की गई? अरस्तु के द्वारा। कानून की संप्रभुता अर्थात कानून ही सर्वोपरि है, कानून ही सबसे बड़ा है, कानून से ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार से सर्वसाधारण को शासन के आचरण और औचित्य के संबंध में निर्णय करने का अधिकार प्रदान है। उनकी इन धारणाओं में स्वतंत्रता और राजसत्ता का सामंजस्य हमें स्थापित दिखाई देता है। तो ये दूसरा था, स्वतंत्र और राजसत्ता के बीच उन्होंने उचित संबंध स्थापित किया। यह अरस्तु की दूसरी देन है। अरस्तु की तीसरी देन की बात करते हैं। तीसरी देन है लोकमत। तीसरा, विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। विधि की सर्वोच्चता, देखिए इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डिफिकल्ट, सीधा सीधा लिखा है। विधि अर्थात कानून, कानून की सर्वोच्चता। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, कानून की सर्वोच्चता, या इसको ये पढ़ें सर्वोपरि कानून, या ये पढ़े कानून सबसे ऊंचा। यानी कि सीधी सी कहने की बात यहाँ पर है कि राज्य में जो भी कुछ होगा वो किसके अनुसार होगा? कानून के अनुसार होगा। राज्य में कानून से बड़ा कुछ नहीं होगा, राज्य में कानून से बड़ा कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किसने किया? अरस्तु ने किया। तो अरस्तु ने विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। अरस्तु ने कहा कि कानून सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, कानून ही सब कुछ है, सर्वमान्य है। इसलिए उन्होंने विधि की सर्वोच्चता की स्थापना की। और उन्होंने आगे कहा कि व्यक्ति शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेष्ठ है। कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति शासन की अपेक्षा, व्यक्ति शासन की अपेक्षा विधि का शासन, व्यक्ति शासन की अपेक्षा विधि का शासन श्रेष्ठ है, मतलब श्रेष्ठ है, बढ़िया है। व्यक्ति शासन अर्थात कोई राजा शासन करे या कोई तानाशाही शासन में भी एक व्यक्ति हो सकता है, कुलीन तंत्र में भी कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस तरह इन व्यक्तियों का जो शासन है उसकी अपेक्षा किसका शासन होना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए, संविधान का शासन होना चाहिए, संविधान के अनुसार शासन होना चाहिए। इसकी बात अरस्तु ने की कि व्यक्ति शासन की अपेक्षा जो विधि शासन है, कानून का शासन है, वो श्रेष्ठकर है, वो सबसे अच्छा है। इसी कारण विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करके अरस्तु क्या बन गया? संविधानवाद का जनक बन गया। क्योंकि उसने क्या कहा कि शासन किस तरह होना चाहिए? शासन संविधान के अनुसार होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि शासन कैसे होना चाहिए? संविधान के अनुसार। कैसे होना चाहिए? संविधान के अनुसार होना चाहिए। और हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अपने सिद्धांतों की विवेचना करने से पहले अरस्तु ने लगभग कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? तुलनात्मक अध्ययन किया था। कितने राज्यों का? 158 का। इस तरह से जो संविधानवाद का जनक है, संविधानवाद का जनक कौन बन जाता है? अरस्तु। संविधानवाद का जनक कौन बन जाता है? अरस्तु बन जाता है। तो संविधानवाद का जनक कौन कहलाएगा? अरस्तु, क्योंकि उन्होंने विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति शासन की अपेक्षा कानून विधि शासन श्रेष्ठकर है, वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से उन्होंने जो तीसरी चीज़ दी राजनीति विज्ञान को, पहली चीज़ क्या दी उन्होंने कि मानवीय प्रकृति और राज के उद्देश्य क्या है, उसकी विवेचना की। दूसरी उन्होंने स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच किस तरह के संबंध होना चाहिए, उसकी चर्चा की। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या दी? विधि के सर्वोच्चता अर्थात संविधानवाद का जनक बन गया। अगली बात करते हैं उनकी राजनीति विज्ञान को। उन्होंने चौथी चीज़ क्या दी? हमें क्या दिया? चौथे रूप में विश्व को क्या दिया अरस्तु ने?
अपने विचारों के माध्यम से, जहाँ उन्होंने 158 राज्यों का जो तुलनात्मक अध्ययन किया था, उसे लोकमत और परंपराओं की महत्ता का प्रतिपादन। लोकमत और परंपराओं की महत्ता का प्रतिपादन। लोकमत अर्थात जनता का मत, अर्थात जिसे प्रजा मानती है, अर्थात जिसे नागरिक अपने जीवन में अपनाते हैं। कुछ इसी तरह से परंपराएं हो जाएंगी जिसे प्रजा पहले से मानती आ रही है, जिसे राज्य के नागरिक, जिसका राज्य के नागरिक पहले से ही पालन कर रहे हैं। तो लोकमत और परंपराओं की महत्ता का प्रतिपादन कि अरस्तु ने यहाँ तो कह दिया कि भी ठीक है, विधि का शासन होना चाहिए, विधि के अनुसार शासन होना चाहिए। और उन्होंने दूसरे नंबर पे कहा कि भाई जो स्वतंत्रता होती है वो मिलनी चाहिए सरकार की अपेक्षा। और संविधानवाद का जनक बन गया, विधि के शासन की महत्ता बता करके, उसका महत्व बता करके, विधि के शासन की स्थापना करके। लेकिन विधि का शासन, विधि किस तरह की होनी चाहिए, कानून किस तरह का होना चाहिए। भी मैंने जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो पहले से ही राजाओं का जो शासन है, राजतंत्रात्मक शासन है, या और तरह की राजतंत्रात्मक परंपराएं, शासन की परंपराएं, उनमें पहले से ही शासन हो रहा है और जनता उनका पालन कर रही है। लेकिन कुछ नई चीज़ उन्होंने दी, तो क्या दी उन्होंने, भाई विधि अर्थात कानून बनना चाहिए। कानून कुछ अलग तरह से बनेगा, तो जब वो नया कानून बनेगा तो उस नए कानून में किसको महत्व दिया जाएगा, लोकमत को और परंपराओं को। ये नहीं कि भी नया कानून बन रहा है तो नया कानून में जो चीज़ें पहले से मौजूद थी उनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक मर्यादित शासन होना चाहिए, और मर्यादित शासन परंपराओं से बंधा होना चाहिए, लोकमत से बंधा होना चाहिए। अरस्तु के जो शब्द हैं वो संपूर्ण जनता के निर्णय, विशेषज्ञों के निर्णय की तुलना में उचित होता है। उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण जनता होती है उसकी तुलना में जो कुछ विशेषज्ञ होते हैं, उनके जो निर्णय होते हैं बड़े महत्व के होते हैं। लोकमत के महत्व को अभिव्यक्त करते हुए उनका विचार था कि प्रशासन के जटिल प्रश्नों के संबंध में जनता भले ही उचित निर्माण न दे सके, किंतु अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर इस बात का निर्णय कर सकती है कि शासन करने का अधिकार किन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। यानी कि ठीक है भाई, वो विशेषज्ञ नहीं है, जनता किसी भी मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करने के लिए, जनता को किसी विषय की इतनी गहरी समझ नहीं होती, गूढ़ जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो सामान्य रूप से इतना तो कर सकती है कि लोकतंत्र में जिस तरह से जो सरकार बनती है वो सरकार चुन सकती है कि भाई ये शासन करने लायक है, ठीक है। बाकी इन विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए, कानून का पालन करवाने के लिए जो परीक्षाओं के माध्यम से जो विशेषज्ञ होते हैं वो चुने जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो अरस्तु है वो कहता है कि भाई लोकमत तो और परंपराओं का प्रति इनको पालना करनी पड़ेगी, इनको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि जनता को बिल्कुल साइड में कर दिया जाए, जनता को बिल्कुल हटा दिया जाए, सब कुछ कानून के ऊपर ही, सब कुछ संविधान के अनुसार ही होना चाहिए, नहीं, जनता की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इस तरह से अरस्तु ने जो चौथी चीज़ दी वो लोकमत और परंपराओं के महत्ता का उन्होंने प्रतिपादन किया। उसके बाद अगली चीज़ उन्होंने दी, आगे बात करते हैं नंबर 6, छठी चीज़ उन्होंने क्या दी, राजनीति विज्ञान को, राजनीति विज्ञान पर आर्थिक प्रभाव की विवेचना। राजनीति पर
राजनीति पर आर्थिक परिस्थितियों की विवेचना। उन्होंने बहुत से मुद्दा उठाया अरस्तु ने कि राजनीति पर कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं, और आज के युग में आधुनिक जो शासन व्यवस्थाएं होती है उनमें ये आर्थिक परिस्थितियाँ हमें विशेषकर देखने को मिलती हैं। आज के युग में हम बात करते हैं तो ये परिस्थितियाँ विशेष रूप से हमें नज़र आती हैं। राजनीति विज्ञान पर कि धन का जो दबदबा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। धनी लोगों का आज की राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रवेश हो गया है। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन होता है वो आसानी से टिकट भी प्राप्त कर लेता है, अपने धन बल के हिसाब से वो चुनाव भी जीत लेता है। तो राजनीति पर बहुत ज़्यादा आज धन है वो हावी हो गया है। तो इसके संबंध में भी अरस्तु ने विवेचना की बहुत पहले ही कि राजनीति पर आर्थिक परिस्थितियाँ प्रभाव डालती। उन्होंने कहा है कि संगठन और कार्यों पर आर्थिक शक्तियों के प्रभाव को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है। वो इस सत्य का प्रतिपादन करते कि संपत्ति की विषमता होती है, जो संपत्ति की विषमता होती है वो क्रांति को जन्म देती है। इसको जन्म देती है संपत्ति की विषमता, क्रांति को। यानी कि एक साइड में जो अमीर लोग रहेंगे, दूसरी साइड में गरीब लोग रहेंगे, और इनके बीच ये अंतर बढ़ता चला जाएगा। और इसी अंतर से क्या उत्पन्न होगा? तनाव उत्पन्न होगा इनमें आपस में एक दूसरे के प्रति। और ये तनाव फिर किसके रूप में बढ़ कर के सामने आता है? क्रांति के रूप में। तो एक तो ये अरस्तु के समय के हिसाब से ये राजनीति पर प्रभाव डालता है, जो संपत्ति की विषमता होती है वो। इसके साथ साथ संपत्ति की जो निर्धनता के चरम का अभाव, इस वजह से जब हो जाता है तो क्रांति जन्म लेती है। और ये क्रांति इस रूप में आ जाती है कि राज्य इस संपत्ति की विषमता के कारण राज्य का कई बार पतन हुआ है, और पतन हमें देखने को मिल सकता है यदि जो राज्य के अंदर जो अमीर और गरीब के बीच जो विषमता पाई जाती है संपत्ति के आधार पर। और आज के युग में तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आधुनिक युग में हम देखते हैं तो संपत्ति की जो विषमता है ये सीधा कारण बन रहा है। यानी कि जो लगातार आंदोलन होते हैं या अनेक प्रकार के राज्य में विद्रोह होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? या तो ये कहीं भी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, या किसानों को उचित लाभ नहीं मिल रहा है, या मजदूरों को कंपनी से निकाल दिया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आंदोलन होते रहते हैं। तो इसलिए ये जो आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं ये राज्य पर 100% प्रभाव डालती हैं। इसकी विवेचना अरस्तु ने अपने समय में अपने हिसाब से की थी। हालांकि आज की जो आर्थिक परिस्थिति है, आज धन बल जो है वो राजनीति पर जो प्रभाव डालता है वो अलग ढंग से डालता है। लेकिन प्राचीन रूप में जो अमीर और गरीब के बीच जो अंतर था और वो विषमता थी, उस वजह से उनमें तनाव उत्पन्न होता था, जो क्रांति को जन्म देता है। आगे बात करते हैं, आगे उन्होंने क्या दिया है राजनीति विज्ञान का अरस्तु ने। शासन के विभिन्न अंगों की सुस्पष्ट विवेचना। शासन के विभिन्न अंगों की सुस्पष्ट विवेचना। देखिए शासन के अंग, शासन के अंग कहें या इनको हम सरकार के अंग कहें, इनकी विवेचना इन्होंने बहुत पहले कर दी थी। क्योंकि आज के युग की बात करते हैं, आज सरकार के कितने अंग होते हैं? पहला अंग कौन सा होता है? विधायिका होता है, ठीक है भाई। दूसरा अंग कौन सा होता है सरकार का? कार्यपालिका होता है। और तीसरा अंग क्या होता है सरकार का? न्यायपालिका होता है। ये आधुनिक जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं, आधुनिक शासन व्यवस्थाओं के अंग हमें ये देखने को मिलते हैं।
ये जो 3 अंग लिखे हुए हैं ये आधुनिक शासन व्यवस्थाओं के अंग हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अरस्तु के द्वारा जो शासन के अंगों की विवेचना की गई थी वो भी लगभग कुछ इसी तरह की थी, इनसे अलग नहीं थी, इसी तरह की थी। उन्होंने जो विवेचना की थी उन्होंने एक कहा असेंबली, विधायिका को उसने किसके रूप में प्रकट किया? असेंबली के रूप में। ये बन गई भाई असेंबली, विधायिका। ये बन गई मजिस्ट्रेसी, और ये बन गई जुडिशरी। और ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये तीनों अरस्तु के द्वारा। ये जो तीनों हैं इनका प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। तो भाई देख लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। आधुनिक सरकार के अंगों की तरह असेंबली अर्थात विधायिका, कार्यपालिका मजिस्ट्रेसी और न्यायपालिका जुडिशरी। अब इनको इंग्लिश में से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग कुछ इसी तरह के इनका हिंदी रूपांतरण हमें दिखाई देगा। तो ये जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है आधुनिक रूप से इसका जनक भी कौन माना जाता है? अरस्तु। यानी कि आधुनिक जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, आधुनिक जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, आधुनिक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया है? किसने दिया? ये अरस्तु ने दिया। तो इस प्रकार से शासन के विभिन्न अंगों का सुस्पष्ट विवेचन सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने। और जो आधुनिक शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत जो हमें दिखाई दे रहा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में, ये भी किसके द्वारा किया गया है? अरस्तु के द्वारा ही किया गया है, अरस्तु ने ही किया है। उसके बाद अगला आता है लास्ट, अरस्तु के द्वारा राजनीति विज्ञान को उनकी जो लास्ट देन है वह है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। मध्यम मार्ग का सिद्धांत क्या होता है भाई? ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत देखिए अरस्तु द्वारा जो प्रतिपादित मध्यम मार्ग का सिद्धांत है जो आजकल अमेरिका में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत ये अमेरिका की शासन व्यवस्था में अपनाया जाता है। इसको या तो आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा या तो आगे पढ़ा देंगे इसको कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहें या इसको शक्ति अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कहें। इसका जो प्रतिपादक है ये भी अरस्तु ही माना जाता है। ये क्या होता है कि जो जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा था कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके बीच में आपस में शक्तियों का जो वितरण किया गया है, शक्तियों का जो वितरण है वो किस प्रकार से है कि न तो ये एक दूसरे में अवरोध उत्पन्न करते हैं और इनका आपस में संतुलन भी बना रहता है। तो इस प्रकार से जो ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत है या मध्यम मार्ग का सिद्धांत है या अवरोध या संतुलन का सिद्धांत है, ये किसने दिया? अरस्तु ने दिया। तो इसका प्रतिपादक भी कौन माना जाता है? अरस्तु ही माना जाता है। और इसके संबंध में तो जो राजनीतिक विचारक है कैटलिन, उन्होंने मध्यम मार्ग का दार्शनिक भी कहा है। अरस्तु को मध्यम मार्ग का दार्शनिक, मध्यम मार्ग का दार्शनिक कहा है अरस्तु को। और किसने कहा है? ये कैटलिन,
कैटलिन ने कहा है मध्यम मार्ग का दार्शनिक अरस्तु को, और किस लिए कहा है, उन्होंने जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है। तो इस तरह से आज इस टॉपिक में यहाँ पर अरस्तु समाप्त होता है। अगले जो वीडियो आएगा, अगला जो अपना टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे एगस्टीन के बारे में, नहीं सॉरी, थॉमस एक्विनास के बारे में। एक्विनास ने क्या विचार दिए, क्या सिद्धांत दिए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।